Hello friends, welcome back to our next session of chapter number 3rd B, elasticity of demand. हमने जो मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और जो फर्स्ट दो मेथड्स है वो हमने कंप्लीट भी कर लिए थे, है ना। तो आज हम थोड़ा उल्टा करने वाले हैं। आज हम थर्ड मेथड कंप्लीट करेंगे और फिर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दोनों तीनों मेथड को हम क्या करेंगे, एक साथ रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो जो थर्ड मेथड है उसका नाम है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। क्या है? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। तो इस मेथड में होता क्या है? सिंपल मेथड है ये भी। क्या करते हैं इसमें हम? इसमें क्या करने वाले हैं, हमारा जो डिमांड का होता है वो आपको ड्रॉ करना है। आपको सिंपल आपका जो डिमांड का होता है उसे ड्रॉ करना है। एंड डिमांड कर्व पे जो आपका गिवन पॉइंट होता है, गिवन पॉइंट जो होता है डिमांड कर्व पे, वो उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिसाइड करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। कैसे है? एक सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे। क्या फॉर्मूला है कि लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। क्या है? लोअर सेगमेंट बिलो द गिवन पॉइंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट अबो द गिवन पॉइंट। जो आपको गिवन पॉइंट रहेगा डिमांड कर्व पे, उसका जो नीचे का पोर्शन है वो आपको न्यूमरेटर में लेना है। एंड उस गिवन पॉइंट के जो ऊपर का पोर्शन रहेगा वो आपको डिनोमिनेटर में लेना है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, एंड यू विल कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि आपका आंसर अगर 1 आता है तो इसका मतलब क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है, मोर देन 1, ग्रेटर देन 1, तो आंसर क्या होता है आपका? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। आपका आंसर लेस देन 1 आता है तो आंसर होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। आपका आंसर 0 आता है तो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। आपका आंसर अगर इंफिनिटी आता है तो होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है क्या? नहीं, वो हमारे रेशो मेथड में था। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? जो गिवन पॉइंट होता है डिमांड कर्व पे, उसका नीचे का सेगमेंट लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। तो यूज द फॉर्मूला एंड यू विल गेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो क्या है, कैसे है, वो हम करेंगे, एक बार यहाँ से पढ़ लेंगे। ओके ओके, सी देखो, द थर्ड मेथड हमने कल सेकेंड मेथड कंप्लीट किया था और उसका जो मिस्टेक था वो मैंने बताया था आपको कि क्या मिस्टेक है, आपको क्या उसमें चेंजेस करने हैं, तो आपने कर लिया होगा। थर्ड मेथड जो है दैट इज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे। प्रोफेसर मार्शल, देखो आपको याद है मार्शल का ही कंट्रीब्यूशन है सब जगह पे, हैज डेवलप्ड अनदर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज नोन एज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। क्या कहेंगे उसे? एक तो आप उसे पॉइंट मेथड कहो या उसे आप ज्योमेट्रिक मेथड कहो। ठीक है, हाँ। द रेशो मेथड जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, रेशो मेथड एंड टोटल आउटले मेथड दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जो दो मेथड हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? दे आर अनेबल टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व। अगर डिमांड कर्व पे आपको गिवन पॉइंट पे अगर आपको इलास्टिसिटी निकालना है, आप जब डिमांड कर्व बनाते हो उस पे आपको अगर पॉइंट दिया है और पूछा कि वो पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, तो वहां उस पॉइंट पे आपको जो दोनों मेथड है, हमारा रेशियो मेथड हो, परसेंटेज मेथड हो, या हमारा टोटल आउटले मेथड हो, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हो, वहां पे आपको डिमांड कर्व पे जो गिवन पॉइंट होता है वो आपको वहां पे इलास्टिसिटी निकालते नहीं आता है। तो उस केस में हमें क्या चाहिए भैया? एक नया मेथड चाहिए। तो इसलिए अल्फ्रेड मार्शल जो है उन्होंने एक नया मेथड डेवलप किया है जिसका नाम है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। ठीक है, अभी इसमें होता क्या है आपको मैं बताया, देखो पढ़ेंगे आगे। एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व पे जो भी पॉइंट रहेगा उस पॉइंट पे आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? इलास्टिसिटी डिमांड इज गिवन फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला को आपको याद करना है। फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या फॉर्मूला? देखो, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व बिलो द गिवन पॉइंट। फॉर्मूला क्या? देखो ये फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर। Point elasticity of demand is equal to lower segment of demand curve below the given point, उसे हम L नाम देंगे, डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबोव द गिवन पॉइंट। जो डिमांड का होता है, एग्जांपल सपोज आपका, अगर सपोज हम यहाँ पे एक डिमांड कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, ये डिमांड कर्व है, तो यहाँ पे आपको जो पॉइंट गिवन पॉइंट रहेगा उसका नीचे का जो सेगमेंट होता है उसे कहते हैं लोअर सेगमेंट, है ना, लोअर सेगमेंट, उसके नीचे का वाला सेगमेंट जो है, एंड उसके ऊपर का जो सेगमेंट होता है उसे कहते हैं अपर सेगमेंट कहते हैं। तो फॉर्मूला L अपॉन U है, उल्टा है। नीचे का आपको न्यूमरेटर में लेना है एंड जो ऊपर का पोर्शन है
अपर सेगमेंट, उसको आपको डिनोमिनेटर में लेना है, ठीक है। चलो, डिमांड कर्व मे बी आइदर लीनियर और नॉन लीनियर एज शोन बिलो। अभी डिमांड कर्व जो है लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, या नॉन लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब इस टाइप का सी वाला कॉन्वेक्स जो शेप होता है वो वाला। ओके, तो दोनों केसेस में आपको इलास्टिसिटी कैसे निकालना है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है, हम स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट लीनियर डिमांड कर्व, अगर डिमांड कर्व का स्ट्रेट लाइन है, पूरा स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में कैसे बनेगा आपका, कैसे आप निकालोगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बाय पॉइंट मेथड। तो पढ़ेंगे, देखो, व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर दैट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जब होता है, जैसे एग्जांपल देखो, ये दिख रहा है आपको 8 से लेके बी तक, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो उसे कहते हैं लीनियर, है ना। एंड नॉन लीनियर कैसा, देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला देखो, दिस इज, ये दिख रहा है आपको ये वाला, ऐसा, दिस इज व्हाट नॉन लीनियर, यानी ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, लीनियर वाला है। समझ में आएगा आपको? हाँ, चलो, अभी लीनियर वाले केस में कैसे करना है, सिंपल है। आपको जो डिमांड कर्व दिया है उसको सबसे पहले आपको एक्सटेंड करना है, कहाँ तक, एक्स एक्सिस तक एंड वाई एक्सिस तक। मतलब जो आपको डिमांड कर्व दिया रहेगा, सपोज एग्जांपल आपको डिमांड कर्व ऐसा दिया है, आपको डिमांड कर्व ऐसा दिया है स्ट्रेट लाइन, तो क्या करेंगे, उसको हम एक्सटेंड कर लेंगे, कहाँ तक, एक्स एक्सिस तक एंड वाई एक्सिस तक, स्ट्रेट लाइन ना। इसको एक नाम दे दो कोई तो भी, और इसको भी एक नाम दे देंगे हम। दोनों को आपको क्या करना है, एक्स एंड वाई एक्सिस को टच करना है, वहां तक एक्सटेंड करना है। ओके, चलो देखो, वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट द वाई एक्सिस एट ए। अभी देखो, हम ये जो डिमांड कर्व उसको एक्सटेंड किया है वाई एक्सिस तक, और उसको नाम दिया हमने ए नाम दिया, एंड एक्स एक्सिस तक यहाँ पे इस साइड में किया है, उसको नाम दिया हमने बी नाम दिया। तो हमने ये किया, दोनों को एक्स एंड वाई एक्सिस को उसको इंटरसेक्ट कर दिया है, टच कर दिया है डिमांड कर्व को। ओके, चलो आगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एक्स एक्सिस इज 0। अभी ये आपको समझना है, एक्स पे 0 रहेगा, वाई पे रहेगा इन्फिनिटी। अभी ये क्यों होता है ना, उसका लॉजिक को अभी बताता हूँ मैं। हाँ, ये क्यों है, देखो ये जो ए पॉइंट है, ए वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो ईडी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। एंड जो पॉइंट बी है वहां पे कितना आएगा, 0 आएगा। एंड रिस्पेक्टिव फिर बीच में के जो पॉइंट्स है वहां पे आपका अलग अलग इलास्टिसिटी आपको देखने मिलेगा, अलग अलग पॉइंट्स पे जो डिमांड कर्व है वहां पे जो अलग अलग पॉइंट्स है ना, जो अलग अलग पॉइंट दिख रहे हैं, मैं ड्रॉ करो, अलग अलग पॉइंट्स को आपको अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखने मिलेगा। ठीक है, अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आपको वही समझना है इस मेथड में। तो फॉर्मूला हमने देखा है, फॉर्मूला क्या है हमारा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे अगर हम ये वाले पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे अगर निकालना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो इसके नीचे क्या है, बी के नीचे कुछ दिख रहा है आपको, नहीं, वो एंड है आपका। तो लोअर सेगमेंट कितना है, 0 है। अपर सेगमेंट कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके पूरा पूरा के ऊपर तक अपर सेगमेंट दिख रहा है आपको। तो 0 अपॉन समथिंग, आंसर क्या आपके पास 0 आएगा, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या है, 0 आया। समझ में ना आपको चीज। और यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे क्या होगा, आपका फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट क्या आएगा, यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे लोअर सेगमेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, लोअर सेगमेंट है। तो फॉर्मूला क्या आएगा आपका फिर, ए बी अपॉन अपर सेगमेंट। अभी इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। तो समथिंग अपॉन 0 आपका आंसर क्या होता है, इंफिनिटी होता है। और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे आंसर क्या है, इंफिनिटी है आपका। समझ में आपको चीज? ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, अलग अलग पॉइंट्स पे जो इलास्टिसिटी है वो निकालना है। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अभी देखो हम डिस्कस करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी डिफरेंट एट ईच पॉइंट। अभी अलग अलग जो पॉइंट आपको दिए हैं वो सारे पॉइंट्स पे आपका जो ईडी है वो अलग अलग आपको मिलना है, आप निकाल सकते हो, आपको मिलने वाला है। तो कैसे निकालना है हम निकाल लेंगे, ठीक है। चलो, अभी आपको यहाँ पे लगभग 5 पॉइंट दिए हैं, पांचों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इलास्टिसिटी को निकाल लेंगे। आपको अभी अच्छा मैं ओरली बताऊंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने क्या किया है, आपको न्यूमेरिकली समझाया है। उन्होंने आपको बताया कि अज्यूम करो कि ए से लेके बी तक जो पूरा डिमांड कर्व है, उसका जो लाइन है पूरा, उसका लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर है। कितना है, ये जो टोटल है, देखो आपको मैं अभी समझाता हूँ, ध्यान है सबको। यहां से लेके यहाँ तक ये जो टोटल है पूरा, ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसमें से
क्या है, ये जो आपने अपने बीच में 3 जो पार्ट्स किए हैं, ये वाला एक पार्ट, ये वाला एक पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों क्या है, इक्वल आपको आपने क्या किया, उसको डिवाइड किया है। मतलब ये कितना आएगा, ये 2 सेंटीमीटर आएगा यहां से लेके यहां तक। दिस इज 2, दिस इज अगेन 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। 2 + 2 + 2 + 2 कितना होता है, 8 होता है, बराबर है? या तो समझा आपको? हाँ। अभी अभी आपको करना है, जब भी आपको कोई भी पॉइंट पे ईडी निकालना है तो आप निकाल सकते हो। सपोज आपको पॉइंट ए पे निकालना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे, हर एक का निकालेंगे, ए पे निकालना है। फॉर्मूला क्या है आपको पता है? फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो भी लोअर ए के नीचे तक आपको जाना है, ए के नीचे नीचे बी तक जाना है आपको, लोअर सेगमेंट पूरा आएगा आपका। तो कितना आएगा, 2 + 2 + 2 + 2, टोटल 8 आएगा। 8 अपॉन ए के ऊपर क्या दिख रहा है आपको, कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो वहां पे समथिंग अपॉन 0 आएगा। आंसर क्या आएगा आपका, इन्फिनिटी आएगा। समझ सबको? हाँ। अभी देखो ये वाला जो पॉइंट है P2, ये जो पॉइंट है P2 वहां पे हम निकालेंगे, है ना। ये जो पॉइंट है P2, देखो P2 = फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। एग्री? हाँ। अभी लोअर सेगमेंट P2 से लेके B तक जाना है आपको, राइट? तो मैं पे लिखूंगा, देखो P2B अपॉन P2A, P2A, दिस इज द फॉर्मूला। अग्री हो आप मेरे से? यहां से लोअर ना, तो लोअर मतलब आपको पूरा एक्स एक्सिस तक जाना है, तो P2 से लेके नीचे तक B तक जाएंगे हम, ना। तो यहां से लेके पूरा यहां तक जाएंगे, अपॉन अपर मतलब यहां से यहाँ। हाँ। अभी P2 से लेके B तक जो आपका पूरा है, 2 + 2 + 2 कितना आएगा, 6 आएगा। तो 6 अपॉन P2A जो है यहां से लेके यहां तक ऊपर वाला कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आंसर आएगा, 3। 3 मीन्स व्हाट, ग्रेटर देन 1। ईडी कितना है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1 आया। इसलिए आपको देख रहे हो आपने कि जो P2 पॉइंट है यहाँ पे क्या दिया आपको, ईडी दिया है ग्रेटर देन 1। समझ में आ गया आपको? वैसे ही देखो, आप जब P पॉइंट देखेंगे, ये वाला पॉइंट, अलग P यूज कर दो आपको बजाय मुझे समझने के लिए। देखो आप जब ये वाला पॉइंट देखेंगे अभी, P वाला पॉइंट, तो P वाले पॉइंट पे क्या आएगा आपका, P से लेके B तक, तो PB अपॉन PA। P से लेके नीचे PB दिख रहा है आपको, अपॉन PA। अभी P से लेके B तक क्या है, 2 + 2 4 आएगा। 4 अपॉन ऊपर P से लेके P2 तक 2, और P से लेके A तक 2, कितना आएगा टोटल 4। आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 1 मतलब क्या, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको 1। अब जब P1 पे निकालोगे तो क्या आएगा, समझ में खुद ना, लोअर सेगमेंट छोटा आएगा 2 आएगा, अपर सेगमेंट 6 आएगा। तो 2 अपॉन 6 कितना आएगा आपका, 0.33 आएगा। मतलब क्या, ईडी इज लेस देन 1, दैट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो इस तरह से क्या कर रहे हो हम, जो गिवन पॉइंट है डिमांड कर्व पे, वो पॉइंट पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, एंड वी आर कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है आपको चीजें? देखो मैंने जितना आपको जो अलग अलग पेन से दिखाया है, अलग अलग कलर से, आपको समझ में आ गया होगा। सारा रफ कर देता हूँ अभी। तो अभी देखो आपको जब दिख रहा है यहाँ पे, तो देखो आपको अगर पी पे निकालना है, पी पे, तो क्या है, लोअर सेगमेंट ये अपॉन अपर सेगमेंट ये। तो लोअर सेगमेंट पी से लेके पी भी, ये जितना है उतना ये भी दिख रहा है आपको, देखो लेंथ 4 और ये भी 4 है, तो आंसर 1 आएगा। 4 / 4 1 आएगा। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया है। सिंपल है। चलो कंप्लीट कर लेंगे, देखो पढ़ेंगे। लेट अस अज्यूम दैट ए बी, ए से लेके बी तक टोटल जो है, और डिमांड कर्व एंड इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। हमने अजम्पशन किया है। नंबर आप आपके हिसाब से बदल भी सकते हो, लेकिन आप जितना भी लोगे, है ना, सिंपल लो जिससे आपका आंसर सिंपल बने। पॉइंट इलास्टिसिटी एट वेरियस पॉइंट्स ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, कैन बी मेजर्ड एज फॉलोज। देखो एट पॉइंट पी, जो पी है ना, ये वाला पॉइंट, बीच में वाला पॉइंट था, मैं आपको क्या बताऊँ, हम जब भी पढ़ेंगे एक एक, मैं आपको वो पॉइंट पे हाईलाइट करके देता हूँ, ठीक है। अभी हम ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, पी वाला पॉइंट। इस पे क्या होगा, देखो द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर एज पीबी अपॉन पीए। देखो यहां से लेके यहां तक पीबी लोअर सेगमेंट अपॉन यहां से लेके यहां तक पीए। समझ में आया? हाँ।
पी बी अपॉन पी ए दैट इज 4 अपॉन 4, बिकॉज देखो ना हर एक को हमने दो दो इसमें डिवाइड किया है, यहाँ से P1 से लेके B जो है 2 है, P1 से लेके P तक 2 है, तो टोटल 4 हो गए, P से लेके P2 तक 2 है एंड P2 से लेके A तक 2 है, तो ऊपर 4 नीचे 4, 4 डिवाइड बाय 4 आंसर 1 आएगा। एंड 1 मतलब क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक होता है। देखो thus the point at point P the demand is what, unitary elastic demand। ओके सेकंड देखो एट पॉइंट P1, और P1 पे जाएंगे हम, देखो P1 कहाँ पे है, देखो P1 कहाँ पे है, ये वाला P1। अभी यहाँ पे देखो लोअर सेगमेंट कितना आएगा, ये वाला पार्ट, अपर सेगमेंट कितना आएगा, ये वाला पार्ट, तो 2 डिवाइड बाय 6 1.3 दैट इज 0.33 लेस देन 1। ओके देखो the point velocity is measured as P1B upon P1A, बराबर क्या, देखो P1 से लेके B तक लोअर सेगमेंट, P1 से लेके A तक अपर सेगमेंट आप निकालोगे, तो 2 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा टोटल 8, 2 डिवाइड बाय 6 is equal to 0.33, 1/3 that is 0.33, 0.33 that means less than 1, less than 1 means relatively inelastic demand। Thus at point P the demand is relatively inelastic। समझ में आ गया आपको, अभी बाकी आप समझ लोगे। एट पॉइंट P2, अभी देखो P2 पे जब जाओगे ये वाले पॉइंट पे, दिस इज लोअर सेगमेंट, दिस इज अपर सेगमेंट, 6 डिवाइड बाय 2 3 आएगा आंसर, हमने किया ऑलरेडी ये, समझ में आया। चलो देखो 6 डिवाइड बाय 2 3 आएगा, 3 मतलब क्या, रिलेटिवली इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 मतलब रिलेटिवली इलास्टिक होता है। ये वर्ड्स में आपको अभी कंफ्यूज नहीं करना, आपको एक बार दो बार पढ़ना है, खुद से बोल के देखना है। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, आप जितने बार 2 बार 4 बार बोल लोगे ना चीजें खुद से, तो आपके वर्ड्स जो है आपको समझ में आने चालू हो जाएंगे। प्रैक्टिस जरूरी है, लिखना भी है और बोलना भी है। एट पॉइंट ए वाले पॉइंट देखो कौन सा है, ए वाला पॉइंट, तो लोअर सेगमेंट पूरा 8 आएगा, अपर सेगमेंट 0 आएगा, 8 डिवाइड बाय 0 इज इंफिनिटी, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी होता है। एट पॉइंट ए the point velocity is infinity because upper segment is 0। फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो न्यूमरेटर में तो 8 आ रहा है आपका, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है 0 आ रहा है, तो समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज इंफिनिटी, दैट इज व्हाट परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इंफिनिटी कब होता है, इलास्टिक में होता है परफेक्टली। एंड एट पॉइंट बी जो नीचे वाला पॉइंट है, तो लोअर सेगमेंट 0 है, अपर सेगमेंट 8 आएगा, तो 0 अपॉन 8 आंसर इज 0, समझा, that is perfectly inelastic demand। समझ में आएगा आपको, that is what in case of linear demand का, अगर आपका डिमांड का स्ट्रेट लाइन है तो क्लियर, तो सिंपल है, आपको जो गिवन पॉइंट है डिमांड कर्व पे उसके बेसिस पे करना, आपको इलास्टिसिटी निकालना है। फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, है ना, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व बिलो द गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है उसके नीचे वाला पोर्शन लोअर सेगमेंट, डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबोव द गिवन पॉइंट, है ना, तो जो गिवन पॉइंट है उसका ऊपर वाला साइड अपर पोर्शन, है ना, अपर सेगमेंट। ओके चलो, अभी अगर नॉन लीनियर रहा तो मतलब क्या, जैसे हमको होता है कॉन्वेक्स, अगर जो होता है ये वाला शेप कॉन्वेक्स जिसे कहते हैं, अगर ऐसा अगर शेप, ऐसा अगर आपका शेप रहा, तो उस केस में फिर ईडी कैसे निकालना है, तो सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मैं बता दूं क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, रफ कर देता हूँ। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जो नॉन लीनियर डिमांड कर्व दिया है उसको कोई टेंजेंसी लाइन ड्रॉ करना है। क्या कर रहा हूं मैं, टेंजेंसी लाइन ड्रॉ करना है। नाउ व्हाट इज मीन बाय टेंजेंसी लाइन, टेंजेंसी लाइन मतलब ऐसी लाइन जो आपके डिमांड कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। देखो जैसे एग्जांपल यहाँ पे आप जब देख रहे हो, आपको ये डिमांड कर्व दिया है, दिख रहा है क्या ये डिमांड कर्व आपको, यस दिस इज डी डी, दैट इज डिमांड कर्व। अभी ये जो ए बी दिख रहे हैं आपको, देखो ये जो ए बी है, दिख रहा है आपको ए बी ना, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही मेरी, हाँ ए बी, ये जो है दिस इज टेंजेंसी, बिकॉज अगर ये जो डिमांड कर्व उसको एक सिंगल पॉइंट पे, जो पॉइंट है ना ये सिंगल पॉइंट वहां पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है, टेंजेंस मतलब वही होता है पॉइंट की जो दूसरे चीज को एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे।
ठीक है। तो आपको जो डिमांड कर्व है उससे क्या करना, आपको एक टेंजेंट लाइन आपको ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ड्रॉ करना है जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो आपने क्या है, देखो यहाँ पे टेंजेंसी लाइन ड्रॉ की जो एक्स तक जा रही है एंड वाई तक भी जा रही है। तो वाई को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एंड एक्स को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, समझा। अभी जो आपका टेंजेंसी पॉइंट है, ये जो पॉइंट था, मैं आपको मार्क कर, देखो इसे कहते हैं टेंजेंसी पॉइंट, उसे आपने नाम दे दिया, यहाँ पे हमने नाम दिया ई नाम दिया। आप नाम आपके हिसाब से बदल सकते हो ना, यहाँ पे ए भी दिया है, आप एक्स वाई मत लो, एक्स यानी वाई ये होता है ना, तो वो मत लो, कंफ्यूज हो गया। आप कुछ भी नाम लो, फिर सी डी लो, है ना, कुछ भी नाम लो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी नाम लिया है इन्होंने, आपको ए नाम देना है, यहाँ पे एक नाम देना है, कोई भी नाम दे सकते हो। एंड जो आपका टेंजेंसी पॉइंट है ना, जहाँ पे डिमांड कर्व एंड जो लाइन, जो टेंजेंट लाइन वो इंटरसेक्ट कर रही है, उसे कहते हैं टेंजेंट पॉइंट। तो उस पॉइंट को आपको नाम देना है, इन्होंने नाम दिया ई नाम दिया है। ओके, यहाँ तक क्लियर। हाँ, अभी सेम फॉर्मूला क्या है, जो टेंजेंट पॉइंट है उसका लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, सिंपल। यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, ई बी अपॉन ई ए, दैट इज व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपका टेंजेंसी पॉइंट है उसका लोअर सेगमेंट ई से लेके बी तक डिवाइड बाय ये जो टेंजेंसी पॉइंट है उसका ऊपर अपर सेगमेंट ई से लेके ए तक, ई बी अपॉन ई ए। अगर ये आंसर आपका पता है, आपको ग्रेटर देन 1 आया तो क्या कहेंगे, उसे रिलेटिवली इलास्टिक कहेंगे। अगर इक्वल टू 1 आया तो कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। अगर लेस देन 1 आया तो कहेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक। हो गया, सिंपल। देखो पढ़ेंगे हम। When the demand curve is non-linear, that is convex, याद रखना आपको, convex मतलब C वाला जो शेप होता है convex होता है, to the origin, to measure price elasticity of demand we have to draw, क्या करना है, a tangent AB touching the given point on a demand curve। जो गिवन पॉइंट जो हमें चाहिए है, उस गिवन पॉइंट को टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब उस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी और वो एक्स एंड वाई तक आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। देखो यहाँ पे हमारा कौन सा पॉइंट था, ई वाला पॉइंट क्या था, हमारा गिवन पॉइंट था। हमने क्या किया, उस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया। टेंजेंट मतलब क्या, उस ई पॉइंट को सिर्फ इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन, एंड वो लाइन आप एक्सटेंड करोगे वाई एक्सिस तक भी और नीचे एक्स एक्सिस तक भी करोगे। ओके, हाँ। अभी ये होने के बाद क्या करना है आपको, सिंपल हमारा रेगुलर फॉर्मूला जो यूज करते हैं, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, वही सेम यूज करना है। देखो आगे देखेंगे, and extending it to the to meet y-axis at point A and x-axis at point B, है ना। हमने इस जो लाइन था टेंजेंसी उसको एक्सटेंड किया x-axis तक, उसको नाम दिया B, एंड y-axis तक उसको नाम दिया A। नो फॉर्मूला क्या है, ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट बिलो द गिवन पॉइंट। देखो जो गिवन पॉइंट है उसके का उसका लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है उसका अपर सेगमेंट अबोव द गिवन पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है उसका अबोव वाला पोर्शन। समझ में आ गया। देखो आपका आंसर जो अभी आएगा मेरे को पता है ना, इफ ई बी इज इक्वल टू ई ए, मतलब ये दोनों अगर इक्वल रहे, ये ई बी है और नीचे ऊपर वाला क्या है, ई ए है, नीचे नीचे वाला ई बी है, दोनों सेम है तो आंसर 1 आएगा, उसे कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर ई बी बड़ा रहा, एग्जांपल अगर ई बी सपोज 6 है ई बी एंड ई ए 2 है, ऐसा अगर आया आपका आंसर तो क्या आएगा आंसर, ई बी बढ़ाएगा तो जो आपका न्यूमरेटर बढ़ाएगा उसे कहेंगे ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक। उल्टा अगर ई बी 2 रहा और ये 6 रहा तो आंसर लेस देन 1 आएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। और इस तरह से क्या करना आपको, मेथड से आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो निकालते आएगा। सिंपल, क्लियर, ओके। तो देख लेना आपको। तो हमने इस तरह से 3 मेथड जो है उसको कंप्लीट किया है। अभी हम क्या करेंगे, फास्ट रिवाइज कर लेंगे तीनों मेथड को, फास्ट। देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट हमारा रेशियो मेथड, देखो आपको दिखा देता हूं मैं, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। जो फर्स्ट था रेशियो मेथड था, उसमें क्या आपको सिंपल एक फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, है ना। या उसे आप सिंपल फॉर्म में कर सकते हो, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू
multiply by P upon delta P, that is change in quantity demanded upon original quantity demanded multiply by original price divided by change in price। तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो एंड जो आपका आंसर आएगा उसके हिसाब से आप इलास्टिसिटी निकाल सकते हो, ना। आपका आंसर पांचों में से एक आएगा, हमने देखा था। आपका आंसर अगर इन्फिनिटी आता है तो उसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आपका आंसर 0 आता है तो उसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। आपका आंसर 1 आता है तो हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है, इन्फिनिटी नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 1 है, 2 3 4 5 7 आसान ऐसा आपका आंसर आ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, हम रिलेटिवली इलास्टिक कहेंगे। और आपका आंसर अगर लेस देन 1 आता है, 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम आपका आंसर ऐसा आ रहा है तो उसे हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट मेथड। तो सेकंड मेथड जो देखा हमने वो था हमारा आउटले, टोटल आउटले मेथड और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हमने क्या देखा था कि एक्सपेंडिचर एट ओरिजिनल प्राइस एंड एक्सपेंडिचर एट न्यू प्राइस विल बी कंपेयर्ड। जो खर्चा होता है ओरिजिनल प्राइस पे जो खर्चा था वो देखेंगे हम, एंड जो नए प्राइस पे खर्चा है वो हम देखेंगे, वो दोनों को कंपेयर करेंगे कि जब प्राइस एक पर्टिकुलर प्राइस था जब खर्चा कितना था, और जब प्राइस चेंज हुआ है तो उसके रिस्पॉन्स में खर्चे में चेंज किस तरह से हुआ है ना। तो वो हमें समझना है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ रहा है, यूनिटरी इलास्टिक है, रिलेटिवली इलास्टिक है या रिलेटिवली इनइलास्टिक है। तो हमने चेंजेस किए थे, आपको पता है, सिंपल आपको पता था कि इफ चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इनटू चेंज इन एक्सपेंडिचर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन डायरेक्ट वे, डायरेक्ट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, मतलब आपका खर्चा बदलने से, सॉरी आपका प्राइस बदलने से आपका खर्चा भी अगर सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, आपका कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से खर्चा भी बढ़ रहा है या प्राइस कम होने से खर्चा भी कम हो रहा है, अगर डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में, प्राइस चेंज होने में और खर्चे में, तो आपका आंसर क्या आता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक आता है। क्या आएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक, लेस देन 1। अगर आपके प्राइस में चेंज होने से खर्चा चेंज होता है अपोजिट डायरेक्शन में, याद रखना है, मतलब क्या अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या कि प्राइस बढ़ने से खर्चा कम हो गया या प्राइस कम होने से खर्चा बढ़ गया। देखो क्या ना, इनवर्स रिलेशन है, प्राइस अगर बढ़ रहा है तो खर्चा कम हो रहा है, या अगर प्राइस अगर बढ़ रहा है तो खर्चा कम, प्राइस कम तो खर्चा ज्यादा, इनवर्स रिलेशन। तो क्या कहेंगे उसे हम, रिलेटिवली इलास्टिक कहेंगे। ग्रेटर देन 1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, एग्जांपल अपने दिए वहां पे नंबर्स, मेरे को 2-3 नंबर्स अलग अलग दिए हैं, मैं आपको ओल्ड टेक्स्ट बुक का भी आपको शेयर किया है, आप वो भी देख सकते हो। एंड जो तीसरा है दैट इज इवन इफ द प्राइस इज राइज और फॉल, प्राइस कम होगा या बढ़ेगा बट खर्चा क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, खर्चा सेम रहेगा, तो क्या होता है आपका यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है ना। आप सीक्वेंस बदल सकते हो, आप पहले यूनिटरी लिखो, बाद में इलास्टिक लिखो, बाद में इन इलास्टिक लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब जिस फॉर्म में आप टेबल में नंबर दे रहे हो उसी फॉर्म में एक्सप्लेन करो, मतलब क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। आप पहले अगर यूनिटरी का एग्जांपल दे रहे हो तो एग्जांपल जो एक्सप्लेन करते हो तो तब भी यूनिटरी का भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, हाँ। एंड जो थर्ड मेथड आज जो हमने पढ़ा वो था पॉइंट मेथड, दैट इज ज्योमेट्रिक मेथड, जिसमें क्या कहते हैं हम, जो गिवन पॉइंट होता है डिमांड कर्व पे, उस पॉइंट पे, उस गिवन पॉइंट पे क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। जो गिवन पॉइंट है उसका लोअर सेगमेंट ना बिलो द गिवन पॉइंट एंड अपर सेगमेंट अबो द गिवन पॉइंट। ठीक है, तो सिंपल था, आपका जो गिवन पॉइंट आपको जो डिमांड कर्व है, अगर लीनियर है तो अलग आएगा, नॉन लीनियर रहा, नॉन लीनियर तो अलग आएगा, देखा था हमने। लीनियर अगर है तो क्या करना, आपको एक्सटेंड करना है एक्स एक्सिस तक एंड वाई एक्सिस तक, उसको नाम दे देना है, ठीक है ना। एंड फिर आपको जो गिवन पॉइंट है डिमांड कर्व पे वो कहाँ पर है ना, उसके हिसाब से क्या आपका आंसर आएगा। अगर मिडल में रहा तो लोअर सेगमेंट विल बी इक्वल टू अपर सेगमेंट, तो आपका आंसर 1 आएगा। आंसर 1 आ रहा है मतलब क्या, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अगर गिवन पॉइंट है, अगर वो एक्स एक्सिस पे है, हमारे एग्जांपल में बी वाला पॉइंट जो था, तो क्या आएगा आंसर, लोअर सेगमेंट 0 आएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आपका पॉइंट वाई एक्सिस पे टच कर रहा है तो लोअर सेगमेंट 8 आएगा और अपर सेगमेंट 0 आएगा, आपका आंसर इन्फिनिटी चला जाएगा,
है ना। और अगर आपको देखा है ऊपर की साइड में रहा तो ग्रेटर देन 1 आएगा, नीचे साइड में रहा तो लेस देन 1 आएगा। तो आपको इस तरह से करना है, उसको निकालना है। एंड वही अगर नॉन लीनियर रहा, नॉन लीनियर, तो क्या करना है आपको, जो डिमांड कर्व रहेगा कॉन्वेक्स शेप वाला, उसको एक टेंजेंसी, जो गिवन पॉइंट होता है डिमांड कर्व पे, उसको क्या करना है, एक टेंजेंसी लाइन ड्रॉ करना है। क्या करेंगे हम, एक टेंजेंसी लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर जो टेंजेंसी लाइन जो गया है उसको टेंजेंट पॉइंट को नाम देंगे। जो लाइन है उसको एक्सटेंड करेंगे एक्स एक्सिस तक एंड वाई एक्सिस तक, उसको भी नाम दे देंगे। एंड फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट, है ना, बिलो द टेंजेंट पॉइंट एंड अपर सेगमेंट अबव द टेंजेंट पॉइंट। ठीक है। तो अगर आपका आंसर एक आ रहा है, दोनों इक्वल है, तो यूनिटरी इलास्टिक आएगा। अगर जो नीचे लोअर सेगमेंट बड़ा आ रहा है आपका अपर सेगमेंट से, तो ग्रेटर देन 1 आएगा। और लोअर सेगमेंट छोटा आ रहा है अपर सेगमेंट से, तो आंसर लेस देन 1 आएगा। ओके। तो इस तरह से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, मेजर कर सकते हो। 3 तरीके हैं। और भी तरीका है एक, जो आपको सीए फाउंडेशन में पढ़ने मिलता है, जो यहाँ पे नहीं है 12th में, इसलिए हम वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ओके। चलो, तो आपको मेथड्स में कुछ भी डाउट रहा तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। इसके बाद हमारे अभी 2 क्वेश्चंस अभी बचे हैं, तो इसको हम कंटिन्यू करके कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में बहुत बार आता है, और नॉलेज होना आपकी जरूरी भी है क्वेश्चन का। दैट इज व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एंड एक क्वेश्चन जो उसके बाद बचेगा हमारा, वो रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो 2 ही क्वेश्चन हमारे बचे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, इस जो अगला क्वेश्चन जो इसको थोड़ा स्टार्ट कर देंगे, सिर्फ थोड़ा आपको मैं उसका इंट्रो दूंगा कि क्वेश्चन में पढ़ना हमें क्या है, और जिससे हम कल डायरेक्टली इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सके। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, या आपका हो फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो आपने अभी तक क्या पढ़ा है, आपको थोड़ा उन चीजों को रिवाइज करना है। हमने क्या पढ़ा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है, क्या होता है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। राइट। प्राइस में चेंज होने से डिमांड का रिस्पॉन्स कितना होता है ना, जो आप रेशियो निकालते हो, दैट इज व्हाट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट। तो हमने देखा कि आपका आंसर 1 आ सकता है, आपका आंसर लेस देन 1 आ सकता है, आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आ सकता है, 0 भी आ सकता है, या इन्फिनिटी भी आ सकता है। हमने बात की, तो हमने बात की कि आंसर ग्रेटर देन 1 आया मतलब क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक होता है। आपका आंसर 1 आया मतलब क्या है, यूनिटरी इलास्टिक होता है। आपका आंसर लेस देन 1 आया मतलब क्या है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है। हमने ये समझ लिया। लेकिन अभी हमें यहाँ पे समझना है इस क्वेश्चन में, जो हम पढ़ेंगे अभी, कि कौन से फैक्टर्स है, जिन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कोई भी कमोडिटी का जो डिमांड है वो इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा। समझता आपको, हमने पढ़ लिया कि इलास्टिसिटी होता क्या है, निकालना कैसे वो भी हमने देख लिया मेथड्स में अभी। लेकिन कौन से फैक्टर्स है, कौन सी चीजें हैं, जैसे हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था कि कौन से फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि प्राइस अफेक्ट करता है डिमांड को, इनकम अफेक्ट करता है, राइट, पॉपुलेशन अफेक्ट करता है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे। वैसे हमें यहाँ पे पढ़ना है कौन से फैक्टर्स है जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। मतलब कोई भी प्रोडक्ट का, एक आधे प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो इलास्टिक होगा, मतलब प्राइस से उस प्रोडक्ट का डिमांड सेंसिटिव होगा या नहीं होगा, ना, मतलब डिमांड इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक होगा, ये किन किन बातों पे डिपेंड करता है। कोई प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो सेंसिटिव होगा मतलब इलास्टिक होगा, या इनसेंसिटिव होगा प्राइस से, या इन इलास्टिक होगा, मतलब ये कौन से चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ये जो चीजें हैं, ये प्रोडक्ट के डिमांड को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करती है। ये डिसाइड करती है कि एक आधे प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो इलास्टिक होगा, मतलब वो प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो प्राइस से सेंसिटिव रहेगा या प्राइस से सेंसिटिव नहीं रहेगा। समझता है। इसीलिए ये क्वेश्चन जो लगभग आपको 9 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, 9 ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है प्रोडक्ट के इलास्टिसिटी को। समझता है आपको। हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब एक जो पॉइंट है उसको कंप्लीट करेंगे आज, इससे आपको पता चलेगा कि हमें पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है। कल हम बचे हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखो फर्स्ट जो है हमारा, वो है नेचर ऑफ कमोडिटी।
देखो हम पहले पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स व्हिच आर डिस्कस्ड बिलो, ठीक है। और एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखना है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत लोग क्या करते हैं, घाई घाई में पूरा क्वेश्चन पढ़ते नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन दिया होता है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग या फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप इलास्टिसिटी वर्ड को भूल जाते हो पढ़ना, आप सिर्फ पढ़ते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड आप वो इनकम प्राइस वाला वो लिख के आ जाते हो और आपको लगता है कि आपने पूरा क्वेश्चन पेपर लिख दिया है। तो बाद में पता चलता है कि आपके मार्क्स 4 मार्क्स 8 मार्क्स जो भी था, 4 मार्क्स के लिए आता जनरली क्वेश्चन है, तो आपके 4 मार्क्स चले गए। तो ये वाली गलती आपको नहीं करना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। फैक्टर अफेक्ट मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फैक्टर्स पूछे हैं आपको या डिमांड के पूछे हैं, ध्यान से पढ़ना है। ओके चलो, तो क्या है और किस तरह से हमें पढ़ना है क्वेश्चन। फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे, सिर्फ बचाओ कल देखेंगे, नेचर ऑफ कमोडिटी। देखो कमोडिटी का नेचर क्या है, मतलब कमोडिटी जो है आपकी किस तरह की वांट सेटिस्फाई करती है। वो कमोडिटी लग्जरियस कमोडिटी है या वो कमोडिटी क्या है आपके लिए नेसेसरी है। उस पर डिपेंड करता है कि वो कमोडिटी का जो डिमांड है वो इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा। आपको भी ये समझना है कि कमोडिटी होती क्या है और वो कमोडिटी का डिमांड इलास्टिक होगा या इनइलास्टिक होगा, और उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो देखो अभी कमोडिटी नेचर में दो चीजें होती है, एक तो आप जो कमोडिटी है वो आपको लग्जरी है ना, आपकी लग्जरी जो है उसको सेटिस्फाई करती है, आपको लग्जरी जो नीड होती है उसको सेटिस्फाई करती है, या तो कमोडिटी जो है वो नेसेसरी है, मतलब आपके लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप सोच के देखो आपको आंसर कैसे करना है। सपोज अगर कोई कमोडिटी आपके लिए लग्जरी है, लग्जरी मतलब वो चीज आप लग्जरी के लिए आपको जरूरत नहीं है, वो चीज आपने कंज्यूम करना ही चाहिए ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप आपके लाइफ को सुटेबल, आपके लाइफ को थोड़ा फ्लेक्सिबल अच्छा करने के लिए, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप बढ़ाने के लिए वो कमोडिटी को आप यूज कर रहे हो, तो उस केस में वो कमोडिटी का जो डिमांड है वो कैसा होगा, इलास्टिक या इनइलास्टिक। आपको दोनों में से एक को जवाब देना है सोच के, है ना। तो देखो अगर सपोज कोई लग्जरी गुड्स होता है, जैसे एग्जांपल हम बात करेंगे, कार है, परफ्यूम है, फर्नीचर है, कपड़े है, क्लोथिंग होता है, बेसिक कपड़े नहीं बात है ना, जो फैशन वाले कपड़े होते हैं जनरली उसकी बात करें। तो वहां पे आप क्या करते हो, जब कमोडिटी का प्राइस कम होता है ना, जब सेल लगता है, डिस्काउंट होता है, तो जब चीजें ज्यादा बाय करके आते हो, ज्यादा परचेज कर लेते हो, बिकॉज पता है ना नेसेसरी गुड्स है क्या, वो नहीं लग्जरी है, वो आप जब प्राइस कम रहा तब लेके आओ, ऐसा नहीं कि अभी के अभी आपको लाना है, प्राइस कितना भी हो आपको लाना जरूरी है क्या, नहीं। समझ में आता कुछ। तो इसीलिए इन केस ऑफ लग्जरियस गुड्स व्हाट हैपेंस, वी कैन पोस्टपोन द डिमांड, हम पोस्टपोन कर सकते हैं, इतना जरूरी नहीं कि अभी अभी लेना है। तो इसलिए वहां पे क्या होता है कि जब कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो हम क्या करते हैं, उसका डिमांड ज्यादा कर लेते हैं, समझ सकते, डिमांड हमारा ज्यादा से बढ़ता है, तो इसलिए वहां पे क्या होता है, डिमांड होता है इलास्टिक, मतलब हमारा जो डिमांड रहेगा वो प्राइस से सेंसिटिव रहेगा, हम प्राइस को देखकर क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। प्राइस जब कम होता है तब डिमांड हम ज्यादा बढ़ा देते हैं, जब प्राइस बड़ा ज्यादा हो जाएगा हम डिमांड ज्यादा से कम कर देंगे, हम ज्यादा लेंगे ही नहीं उस टाइम पे, बराबर है। हाँ लेकिन इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, और आपकी गुड्स जो है वो आपकी नेसेसरी है, जैसे एग्जांपल फूड ग्रेन्स है, मेडिसिन है, या टेक्स्ट बुक है। अभी आपका टेक्स्ट बुक जो है वो पहले 100 रुपीज में आ रहा था एग्जाम्पल, अभी उसका प्राइस सपोज 150 रुपए हो गया अगले साल, तो आप लेना बंद कर देंगे क्या, आप मतलब अगले क्लास साल के जो बच्चे बंद करेंगे लेना, नहीं बंद कर सकते हैं, बिकॉज वो क्या है, नेसेसरी गुड्स है। मेडिसिन है, अगर आप बीमार हो तो आपको दवाई की प्राइस कितना भी महंगी हो जाए आपको लेना ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है आपको चीज। तो वहां पे आपका जो डिमांड है वो प्राइस से ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहेगा, प्राइस के हिसाब से ज्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन जितना चेंज प्राइस में हुआ है उतना चेंज डिमांड में नहीं होगा। और हमने पढ़ा है ना कि जब चेंज प्राइस में ज्यादा होता है कंपेयर टू डिमांड, तो वो क्या होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक होता है, अग्री। हाँ तो बात यह है कि इन केस ऑफ लग्जरियस गुड्स डिमांड इज इलास्टिक डिमांड, but in case of necessary goods demand will be inelastic demand,
आपको इस तरह से करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर करना है। पढ़ेंगे, देखो फर्स्ट, बाय नेचर वी कैन क्लासिफाई कमोडिटीज एज नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स। इन 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। डिमांड फॉर नेसेसरीज लाइक फूड ग्रेन्स, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक एक्सेट्रा इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। आपको अंडरस्टैंड करना है चीज क्या रहेगा। नेसेसरी गुड जो होते हैं उसका रहेगा इनइलास्टिक। क्यों बताया कोई ना, बिकॉज वो चीज आपको लेनी ही पड़ती है भले ही प्राइस चेंज हो जाए। तो प्राइस के हिसाब से वो चीजों का डिमांड ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। प्राइस देखो सिंपल चीज है, जो चीजों का डिमांड प्राइस के हिसाब से ज्यादा चेंज नहीं होता है, ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, चेंज होगा लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होगा, वो क्या होता है, मतलब डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, होता इनइलास्टिक। और जहां पे प्राइस के रिस्पॉन्स पे डिमांड में चेंज ज्यादा होता है, वो क्या होता है, इलास्टिक होता है। आपको ये सिंपल लॉजिक याद रखना है। अगर ये आपको मेरा 2 लाइन समझ में आ गए, आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जिन केस में प्राइस के रिस्पॉन्स में डिमांड में चेंज कम होता है, बहुत कम चेंज होता है, वहां पे होता है इनइलास्टिक डिमांड। तो जहां पे प्राइस के रिस्पॉन्स में डिमांड में चेंज बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, वहां पे होता है इलास्टिक। ठीक है। एंड कंफर्ट्स एंड लग्जरीज जो होते हैं, गुड्स लाइक कार, परफ्यूम, फर्नीचर एक्सेट्रा आर रिलेटिवली इलास्टिक। हो गया है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मतलब ये पॉइंट हमारा हो गया, इससे हमारा पूरा क्वेश्चन होने वाला है। ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है। देखो अभी ये पहला फैक्टर क्या था कि कमोडिटी का नेचर क्या है, कमोडिटी लग्जरी है या नेसेसरी गुड्स है। लग्जरी है तो इलास्टिक डिमांड रहेगा, और नेसेसरी है तो इनइलास्टिक रहेगा। और आपको पता है हम माइक्रो पढ़ते हैं, तो आपको एक टाइम पे एक पॉइंट पढ़ना होता है। तो कोई कमोडिटी है जो यहाँ पे हम उसको नेसेसरी पकड़ रहे थे और दूसरी जगह पे अलग हो जाएगा, उसका अलग जगह पे हम यूज करेंगे, तो ऐसा हो सकता है। आपको एक टाइम पे एक पॉइंट पढ़ना होता है। ओके, चलेगा। तो अगले सेशन में हम बचा हुआ कंप्लीट करेंगे। चलो चलो, बाय बाय। आई होप आप सब लोग घर में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कुछ भी डाउट आता है तो आप प्लीज मुझे फोन किया करो या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो, लेकिन डाउट्स क्लियर कर लिया करो। ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय।